नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि हमारी धारणा ही जो जीवन के प्रति हमारी धारणाएं हैं वही सुख व दुख को निर्धारित करती है। उसी से ही हम ये मानते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये सुख है, ये दुख है। बाकी बाहर की दुनिया के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो एकदम तटस्थ है, वो सम है। वो हमारा इंटरप्रिटेशन है उनकी तरफ कि हम कैसे मानते हैं। हाँ, मेरा नाम मधुकर मोखा है और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पहले ज्ञान मोती और उसके बाद एक जबरदस्त कहानी के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी धारणाएं हमारा ये भविष्य निर्धारित करती हैं कि ये सुख है या दुख है, हम अच्छा है बुरा है, हमें सम्यक कैसे जीवन जी सकते हैं। उससे पहले हम सुनते हैं आज का ज्ञान मोती। मैं अपनी समस्याओं को भुलाकर शांतिपूर्वक सोता हूं। हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही प्रयोग करते हैं, शेष 90% इस किस लिए है, इसके बारे में सोचें। हम कितना और अधिक जान सकते हैं। दोस्तों, सारे दिन का काम खत्म करके नींद के समय हम फिर से अपने आप को चार्ज करते हैं और अच्छी नींद लेने के बाद तरोताजा हो जाते हैं। हमारा शरीर अपनी मरम्मत करता है और फिर से नया ताजा हो जाता है। नींद में हमारा मन स्वप्न अवस्था में चला जाता है, जहां दिन भर की समस्याओं का हल होती है और हम अपने आने वाले नए दिन के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही हम निद्रा अवस्था में जाते हैं, हम अपने पॉजिटिव या धनात्मक विचार साथ लेकर जाते हैं, ऐसे विचार जो एक सुंदर व नया दिन और एक सुंदर एवं नए भविष्य का निर्माण करेंगे। अतः यदि आपके अंदर कोई क्रोध या कोई दोष आदि है तो उसे जाने दीजिए। यदि किसी के प्रति कोई गिला शिकवा या भय है तो उसे भी जाने दीजिए। यदि कोई अपराध या किसी को सजा देने का विचार है तो उसे निकाल दीजिए। अपने मन और शरीर में केवल शांति को महसूस करते हुए निद्रा की गोद में चले जाइए, आराम से सुकून की नींद में सो जाइए। दोस्तों, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद आप जब सवेरे उठेंगे तो तरोताजा उठेंगे और सुबह उठते ही जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे अगले दिन का पूरा कार्यक्रम तय करते हैं। पहला विचार पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा है, यह हमारा निर्णय है दोस्तों। इसीलिए हमारी धारणाएं ही तय करती हैं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। बाकी बाहर के जगत में परिस्थितियों में जो भी घटित हो रहा है वैसे भी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही परिस्थिति है। अगर यदि अपनी स्व स्थिति, आत्म स्थिति यदि कंट्रोल में है तो परिस्थिति मतलब पर स्थिति, बाहर की स्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि कहानी के माध्यम से इसको एकदम क्लियर कट समझेंगे कि कैसे ये हमारी धारणाएं हैं, एक ही चीज के प्रति हमारी धारणाएं कैसे बदल जाती है, इसको हम समझेंगे। और इस कहानी के अंत में गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये धारणा ही है जो निर्धारित कर रही है। हाँ साथियों, हुआ ये था कि जापान में एक फकीर के पास अत्यंत सुंदर घोड़ा था। एक बार राजा उस गांव से गुजरा तो उसकी नजरें उस शानदार घोड़े पर अटक गई। राजा ने मुंह मांगी कीमत में घोड़ा खरीदना चाहा, किंतु वो फकीर राजी न हुआ। वह बोला कि घोड़े से मुझे प्रेम है और प्रेम की भला कोई कीमत चुकाई जा सकती है। जैसे मैं अपने बेटे को नहीं बेच सकता, वैसे ही घोड़े को बेचना संभव नहीं है। गांव के लोगों ने समझाया कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। सम्राट कोई भी दाम देने को तैयार है, मांग लो 10,000 स्वर्ण अशरफिया। लेकिन फकीर नहीं माना, वो नहीं मानने वाला था। हुआ ये साथियों कि कुछ समय बाद की बात है। एक सुबह फकीर ने उठकर देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं है, घोड़ा गायब। पड़ोस के लोगों को खबर मिली तो वे आकर कहने लगे कि ओहो कैसा दुर्भाग्य है, उस दिन घोड़ा बेच दिया होता तो कितना धन प्राप्त हो जाता। आज घोड़ा चोरी हो गया, चला गया, समझो 10,000 अशरफियों का नुकसान हो गया। बूढ़े फकीर ने कहा
कि तुम लोग ये सुबह सुबह दुर्भाग्य की, चोरी की और नुकसान की धारणाएं कहां से ले आए? सिर्फ इतना ही कहो ना कि आज सुबह घोड़ा अस्तबल में नहीं है। इसमें उदास होने की क्या बात है? वे लोग बोले, हद हो गई, तुम्हें दुख नहीं होता है? हम तो सोचते थे कि तुम अपने बेटे से भी बढ़कर घोड़े को चाहते हो। इतनी बड़ी हानि हो गई और शांत हो। फकीर ने कहा, घोड़े के होने या न होने से मेरी शांति का क्या संबंध? मैं तो शांत हूं क्योंकि मैंने कथा गढ़नी बंद कर दी है। मैं तथ्य को सिर्फ तथ्य की भांति देखता हूं और उसमें कोई कथ्य नहीं जोड़ता हूं। लेकिन गांव के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। 2 सप्ताह बाद वह घोड़ा 1 दर्जन जंगली घोड़ों के साथ वापस लौटा। सॉरी, असल में वह चोरी नहीं गया था, जंगल भाग गया था। जंगल में अन्य घोड़ों से उसकी दोस्ती हो गई और वे भी उसके साथ चले आए। यह समाचार सुनते ही गांव के लोग बधाइयां देने लगे और फकीर के पास जाके बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई। तुम ठीक ही कहते थे कि दुर्भाग्य मत कहो, वाकई ये तो सौभाग्य सिद्ध हो गया। मुफ्त में तुम्हारे पास 12 घोड़े और आ गए। फकीर फिर से बोला, तुम फिर से कथा गढ़ने लगे। तथ्य केवल इतना है कि घोड़े आ गया, साथ में 12 घोड़े और आ गए। चलो, बस इतना ही फैक्ट है। तुम अपनी व्याख्यान, इंटरप्रिटेशन मत जोड़ो। सीधा सीधा, सम्यक, स्पष्ट रूप से एक ही दृष्टि से देखो। सौभाग्य और दुर्भाग्य की कल्पना क्यों कर रहे हो? तो वे लोग तभी भी फकीर की बात को न समझ पाए। अब फकीरों को भी भला कौन समझा सकता है। थोड़े ही दिनों बाद हुआ ये कि फकीर का इकलौता जवान बेटा घोड़ों को प्रशिक्षित कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। महज बर्बाद 1 महीने के बाद ही एक दिन घुड़सवारी करते समय उनका बेटा गिरा और उसकी टांग टूट गई और वो हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो गया। गांव के लोग सहानुभूति प्रकट करने के लिए आए कि कितना बुरा हुआ। युवा बेटा और वो भी अपाहिज हो गया, इकलौता बेटा। कैसी अशुभ घड़ी में ये जंगली घोड़े आ गए थे। फकीर ने फिर से कहा कि तुम लोग फिर से आ गए। तुम लोग कब सत्य को देखना आरंभ करोगे? अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, ये सिर्फ धारणाओं से जागो। सिर्फ इतना कहो कि बेटे की टांग टूट गई है। ठीक और गलत का निर्णय मत लो। गांव के लोग बोले, तुम्हारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। बेटा लंगड़ा हो गया है, क्या ये गलत नहीं हुआ है? बेचारा अपंग हो गया है, इससे बड़ी और दुर्घटना क्या हो सकती? तुम दार्शनिक बातों में व्यर्थ बकवास करते हो। फकीर ने उन्हें स्मरण दिलाया कि घोड़ा बेचने को राजी न होने पर भी तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई थी और घोड़ा गायब हो जाने पर तुमने इसे दुर्भाग्य कहा। फिर घोड़ा लौटने पर तुमने इसे सौभाग्य निरूपित किया। अब उन्हीं घोड़ों के कारण लड़के का पैर टूट जाने से तुम फिर से अगेन मेरे पास आके बोलते हो कि अशुभ है, दुर्घटना है। तो मैं तो प्रत्येक स्थिति में शांत और आनंदित रहा हूं। तुम लोग बार बार बदल जाते हो, कभी प्रसन्न हो जाते हो, कभी परेशान हो जाते हो, कभी पीड़ित हो जाते हो। मैं तुम लोगों का ये जो असम्यक व्यवहार है मैं समझ ही नहीं पाता। आखिर फकीर जो रहा। गांव के लोग बोले, पहले तो हम भूल में थे, पहले हमारी साफ दृष्टि नहीं रही होगी, पर इस बार तो पक्का ही है, बहुत बुरा हुआ। बेटे की टांग टूट गई और तुम्हारे जैसा बाप, कुछ ख्याल ही नहीं, कुछ भावना ही नहीं है तुम्हारे दिल के अंदर, और इसमें अब कोई संदेह नहीं उठता है। फकीर फिर से हंसने लगा, और तुम लोग पहले से ही निसंदेश हो और सुनिश्चित थे। साथियों, हुआ ये कि 3 महीने बाद पड़ोस के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें फकीर रहता था, और इस राज्य के पास छोटी सी सेना थी और लगभग निश्चित ही था कि पड़ोसी हमलावर की शक्तिशाली सेनाएं जीतेगी। सेना को बड़ी करने के लिए सम्राट ने आदेश दिया कि राज्य के समस्त युवकों व स्वस्थ लोगों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना होगा। अब फकीर का बेटा चूंकि अपाहिज था,
उसे छोड़ दिया गया, मगर सारे गांव के युवकों को जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया गया। और जो लोग पीछे रह गए थे बूढ़े, वो रोते पिटते फिर से फकीर के पास आए कि तुम ठीक ही कहते थे फकीर, तुम्हारे बेटे का पैर टूट जाना वास्तव में वरदान था, अभिशाप नहीं। हमारे बेटे तो सब चले गए, हमारे बुढ़ापे के सहारे छीन गए, अब कोई आशा भी नहीं है कि वे जीवित लौटेंगे, क्योंकि हमलावर की सेना अति शक्तिशाली है। आक्रमणकारियों की जीत तो तय है। हमारे बेटे शहीद हो जाएंगे, बस उनकी सिर्फ लाशें लौटेंगी। तुम सौभाग्यशाली हो फकीर, तुम सौभाग्यशाली हो। अपाहिज ही सही, तुम्हारा बेटा आंखों के सामने तो है, बुढ़ापे का सहारा तो देगा। फकीर फिर बोला, तुम अब भी सम्यक दृष्टि को उपलब्ध नहीं हो। तुम फिर से कथाएं गढ़ रहे हो, वरदान और अभिशाप की बात कर रहे हो। ये हर कथा व्यथा ले आती है। ये छोड़ो भी ये कथाएं, छोड़ो ये कपोल कल्पनाएं, तोड़ो। कथ्य नहीं, सिर्फ तथ्य को देखो, फैक्ट को देखो, फिर तथ्य तुम्हें सत्य की ओर लेके जाएगा। ये फैक्ट है ना, तुम्हें अल्टीमेट ट्रूथ, उस विजडम वहां ले जाएगा। और इस घटना से धारणा को हटा दो तो अद्भुत प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। हाँ, गौतम बुद्ध ने दोस्तों इसे ही सम्यक दृष्टि कहा है। वे कहते हैं कि ये धारणा ही है जो सुख या दुख देती है। सुख या दुख मात्र एक इंटरप्रिटेशन है। कथा मुक्त धारणा युक्त होने से आनंद मिलता है, शांति अवतरित होती है। हमारी अपेक्षाएं, तुलनाएं, वासनाएं और पूर्वाग्रह से भरी तृष्णाएं ही अशांति की मूल हैं। दृष्टि में परिवर्तन होते ही सारी सृष्टि रूपांतरित हो जाती है और जीवन में आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। जैसे ही दृष्टि बदली, सृष्टि बदल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सुख व दुख कैसे हमारी धारणा है। हम ही तय करते हैं कि ये सुख है या दुख है। जी हाँ दोस्तों, आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।